नीलगंज गांव में प्रदीप अपनी पत्नी सोनाली के साथ रहा करता था। प्रदीप के पास एक घोड़ा था जिस पर वो गांव के बच्चों को घुमाता था और उसके बदले उसे कुछ पैसे मिलते थे। एक रोज प्रदीप सुबह सुबह काम पर निकल रहा था कि तभी उसकी पत्नी सोनाली उससे बोली, घर में राशन पानी खत्म होने वाला है, शाम को घर आते वक्त ले आना। ईश्वर से प्रार्थना करना सोनाली कि आज कोई अच्छी सवारी मुझे मिल जाए ताकि मेरी कमाई ठीक ठाक हो सके। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि इस घोड़े को बेचकर आप दूसरा काम शुरू कर दीजिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सोनाली? ये मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। अरे अब ऐसी निशानी का भी क्या फायदा जिससे हमारे भूखे मरने तक की नौबत आ जाए। क्यों चिंता करती हो भाग्यवान, जो किस्मत में लिखा होगा वही मिलेगा। ये कहकर प्रदीप अपना घोड़ा लेकर चला गया। रास्ते में उसे राजू मिला। अरे प्रदीप भाई, मुखिया जी ने आपको बुलाया। प्रदीप मुखिया के घर पहुंचा। तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्ज लिया था, अब तुम मुझे वो कर्ज लौटाओगे, समझे? लेकिन उन्होंने अपना खेत भी तो आपके पास गिरवी रखा था। उस बंजर जमीन का मैं क्या करूंगा भाई? तुम मुझे मेरे पैसे लौटाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा ये घोड़ा अपने पास रख लूंगा, समझे? प्रदीप वहाँ से दुखी होकर चला गया। तभी मुखिया के पास गांव का सेठ आया। काम हो गया क्या मुखिया जी? समझो हो ही गया सेठ जी। शाबाश, आप नहीं जानते बाजार में उस घोड़े की कीमत कितनी है। सेठ जी, आपके कहने पर मैंने उसे धमकी तो दे दी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो 1 महीने में मेरे पैसे लौटा दे और फिर मुझे उसको वो उपजाऊ खेत भी लौटाना पड़े जिससे मैं लाखों कमाता हूँ। अरे वो गरीब 1 महीने में इतने पैसे कहाँ से लाएगा? उसके यहाँ तो कभी कभी खाने तक के लिए कुछ नहीं होता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उधर प्रदीप उदास होकर घर चला जाता है। कुछ देर बाद उसका एक दोस्त उसके घर आता है। क्या बात है प्रदीप, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो? प्रदीप सोनाली और रंजन को सारी बात बताता है। देख प्रदीप, अब घोड़े की इस गांव में ज्यादा जरूरत नहीं है। तुम मेरी मानो तो मेरे साथ मेरे ढाबे पर काम करो। नहीं रंजन, मैं अपने घोड़े के पेशे को नहीं छोड़ूंगा। ये काम मेरे पूर्वजों से चला आ रहा है और मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। अगर वो काम कर गई तो मैं उस मुखिया के पैसे लौटा दूंगा और उससे अपनी जमीन भी छुड़वा लूंगा। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे जी? प्रदीप मुस्कुराया और जंगल से लकड़ियां लेने चला गया। फिर ढेर सारी लकड़ियां काट कर घर ले आया। फिर 3 दिन के अंदर ही दिन रात मेहनत कर प्रदीप ने लकड़ियों का एक सुंदर सा बड़ा टांगे का बॉक्स बना लिया। अब हमारी घोड़ा गाड़ी तैयार है। अब कमी है तो बस रसोई की। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये। लेकिन रसोई की कमी मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि अब हम इसे एक चलती फिरती घोड़ा गाड़ी रसोई बनाएंगे। देखो भाई, आजकल आधुनिक जमाना है और लोग हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसमें राशन भरवा सकूं। फिर मेरा ये काम सफल कैसे होगा? अब आप बहुत थक गए जी, चलिए चलकर अब सो जाइए। कल सुबह देखेंगे कि आगे क्या करना है। वो दोनों खाना खाकर सो गए, लेकिन अगली सुबह जब उठे तो उन्हें बाहर से खाने की बहुत अच्छी महक आ रही थी। वो दोनों बाहर आए तो वो खुशबू घोड़ा गाड़ी में से आ रही थी। वो सीढ़ियां चढ़कर उस घोड़ा गाड़ी के अंदर गए तो उसकी रसोई में तरह तरह के पकवान बने हुए थे। ये जादू देख वो हैरान थे। तभी किसी की आवाज आई। घबराओ मत प्रदीप, ये जादू मैंने किया है। कई साल पहले मुझे एक वरदान मिला था जिससे मैं किसी भी तरह की कोई एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। कल रात मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुम घोड़ा गाड़ी रसोई के नाम से कुछ कमाई करना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें ये जादुई रसोई दी है। अब इस रसोई में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम जो जितना जितना इस रसोई से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम दोनों जाओ और इस व्यापार से खूब लाभ कमाओ। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए। लोग आकर्षित हुए और खाने की खुशबू से उसमें खिंचे चले आए। देखते ही देखते घोड़ा गाड़ी में लगी कुर्सियां भर गईं। सोनाली और प्रदीप झट से रसोई में से खाना लाकर लोगों को परोसते हैं, जिससे उन्हें खूब कमाई होती है। भाई वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है भाई, है मजा ही आ गया भाई। कुछ ही दिनों में उसे अच्छी खासी कमाई होने लगी। आपने तो सचमुच कमाल कर दिया जी। ऐसे ही उन्हें महीना पूरा होने वाला था और वो अपने पिता का कर्ज उतारने के लिए गांव के कुछ लोगों के साथ पैसे लेकर मुखिया के पास पहुंचा, जहां सेठ भी मौजूद था। जैसे ही वो प्रदीप पैसे लौटाने आए, आप उसकी घोड़ा गाड़ी रसोई छीन लेना, फिर वो मुझे दे देना। आपको उसके दुगने दाम दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ये लो तुम्हारे पैसे और मेरे पिता की जमीन मुझे वापस लौटाओ। प्रदीप का ये रूप देख मुखिया और सेठ जी घबरा गए और उन्होंने उसकी जमीन के कागज उन्हें लौटा दिए। अब प्रदीप खुशी खुशी
सोनाली और गांव वालों के साथ जमीन के वो पेपर लेकर लौट गया। गोपालगंज में किशोर नाम का एक किसान अपनी पत्नी माधवी और 2 बेटियों नेहा और स्नेहा के साथ रहा करता था। किशोर अपने खेत में सब्जियां उगाकर उन्हें बाजार में बेचा करता था। इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा हरी हरी सब्जी, जो आएगा वो खाएगा और जो नहीं आएगा वो पछताएगा। अरे किशोर भाई, ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही। जिसने तुम्हारी हरी ताजी सब्जियों को नहीं चखा वो तो सचमुच पछताएगा। चलो अब मुझे 1 किलो पालक, 1 किलो मूली और हाँ 1 किलो ये मेथी तोल दो भैया। हाँ किशोर भाई, आपके खेत की सब्जियां तो पूरे बाजार में सबसे ताजी और फ्रेश होती हैं। मुझे ना आप 1 किलो सीताफल, 2 किलो टमाटर और साथ में प्याज भी तोल देना। जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बस 2 मिनट रुकिए, मैं आपकी सब्जियां तोल देता हूँ। किशोर अपने खेतों की खूब देखभाल करता और उनमें तरह तरह की सब्जियां उगाकर बाजार में बेचता। सर्दियां अब जा चुकी थी और गर्मी का मौसम शुरू हो गया था। गर्मियों के मौसम में किशोर जब भी काम के लिए घर से निकलता तो उसकी पत्नी उसको ठंडा ठंडा सत्तू बना कर देती। अरे माधवी, अगर तुम्हारा सत्तू बनकर तैयार हो गया हो तो मुझे जल्दी से दे दो। सूरज सर पर चढ़ाया है और मुझे बाजार जाने के लिए देर हो रही है। जी अभी लाई। कितना टाइम लगा दिया तुमने। तुम्हें पता है ना ग्राहक के आने का टाइम हो गया है। जी वो मैं पड़ोस में जो प्रिया मैडम है ना, उनके यहाँ से बर्फ लेने गई थी। आपको पता है उनके घर में तो फ्रिज भी है और एसी भी। जब मैं उनके घर गई तो अंदर एसी चल रहा था। मुझे तो ऐसा लगा मानो मैं राजस्थान से कश्मीर पहुँच गई हूँ। ओए होए, कितना मजा आ रहा था, मैं आपको बता भी नहीं सकती। काश कि अपने घर में भी एक एसी होता। माधवी, अगर सपने से बाहर आ गई हो तो मुझे सत्तू का गिलास पकड़ा दो, मुझे देर हो रही है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। और हाँ, ऐसे खुली आंखों से सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। देखो देखो किशोर अभी घर से निकल ही रहा होता है कि तभी धरती में एक तेज कंपन होता है और जमीन में दरार आने लग जाती है। किशोर को समझते देर नहीं लगती कि ये भूकंप है। वो जल्दी से अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर खुले मैदान में चला जाता है और इस भूकंप में आधे से ज्यादा गांव तबाह हो जाते हैं। किशोर अपने परिवार के साथ सही सलामत बच तो गया था, लेकिन इस भूकंप में उसका सब कुछ तबाह हो चुका था। मई महीने की भीषण गर्मी में किशोर अपने परिवार के साथ यहाँ से वहाँ नंगे पैर भटकता रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसकी बेटी नेहा उससे कहती है, माँ बाबा, मेरे पैर इस धूप में जल रहे हैं, मुझसे और नंगे पाँव नहीं चला जा रहा। हाँ बाबा, मेरे पाँव भी इस धूप में बहुत जल रहे हैं। नहीं बेटी, तुम मेरी गोद में आ जा और माधवी तुम स्नेहा को उठा लो। इसके बाद वो दोनों अपने बच्चों को गोद में उठाकर चलने लगते हैं। काफी देर तक धूप में चलने के कारण उनके पैरों में मानो अंगारे के चटके लगने लगते हैं और पाँव में छाले तक पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी आंखों में आंसू की धारा लिए वो दोनों चलते जा रहे थे। कुछ देर बाद वो एक नदी किनारे रुककर पानी पीते हैं और फिर एक बड़े से पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। एक ही झटके में हमारी सारी दुनिया ही उजड़ गई। इतने सालों की मेहनत सब बेकार हो गई। अब हम और हमारे बच्चे कैसे जिएंगे? अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हम सबको कौन संभालेगा? हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अपने बच्चों की खातिर हम खूब मेहनत करेंगे, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। इसके बाद किशोर और माधवी दोनों ही एक अमीर आदमी के यहाँ काम ढूंढ लेते हैं और उसके यहाँ नौकरों का काम करने लगते हैं। उस अमीर आदमी का नाम सेठ राजपाल होता है और वो अपनी पत्नी नयनतारा और बेटे रोहन के साथ रहता था। उनका एक बड़ा सा बंगला था जिसमें जरूरत की हर एक चीज मौजूद थी। घर में 8 कमरे थे और सभी में एसी लगा हुआ था। यहाँ तक उनकी रसोई में भी एसी लगा हुआ था। किशोर उनके घर में साफ सफाई का काम किया करता था, जबकि माधवी उनके लिए खाना बनाया करती थी। एक रोज नेहा और स्नेहा भी अपने माता पिता के साथ सेठ जी के बंगले पर आती है। तभी वो दोनों रोहन के कमरे के बाहर खड़े होकर चुपके से देखती हैं। रोहन, ये लो बेटा, ये रही आपकी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और ये पिज्जा। अब आप आराम से बैठकर टीवी देखो। और ये लो, अब मैंने एसी भी ऑन कर दिया। और हाँ, इन सब के बाद आपको स्टडी भी करनी है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ओके मॉम, मैं सब समझ गया। आप बार बार मुझे एक ही बात मत बोला करो। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। ओके बाबा। अच्छा, अब एसी ऑन है, अब ज्यादा ठंड लगे तो इसे बंद कर देना। ओके ओके मॉम। इसके बाद नयनतारा वहाँ से चली जाती है। उस कमरे से ठंडी ठंडी हवा बाहर भी आ रही थी, जिसका आनंद नेहा और स्नेहा ले रहे थे। वाह यार स्नेहा, कि रोहन तो कितना भाग्यशाली है, इसके कमरे में तो एसी लगा हुआ है।
हाँ नेहा, काश हम भी एसी में रह पाते। तभी रोहन की नजर उन दोनों पर जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम गरीब फटीचर लोग यहाँ मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर मुफ्त में एसी की हवा खा रहे हो। चलो निकल जाओ यहाँ से। रोहन उन दोनों को धक्का मारकर गिरा देता है। तभी वहाँ नयनतारा, राजपाल, किशोर और माधवी भी आ जाते हैं। नेहा, स्नेहा बेटी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों को कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं माँ, हम लोग ठीक है। तुम दोनों सच कह रही हो ना? हाँ पापा, हम सच कह रहे हैं, हमें कोई चोट नहीं आई। डैड, आपको पता है ये दोनों फटीचर गरीब कहीं की मेरे रूम के बाहर खड़े होकर मुफ्त में एसी की हवा खा रही थी। ये बात सुनकर राजपाल और नयनतारा गुस्सा हो जाते हैं और किशोर और माधवी को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। अरे तुम दोनों ने अपने बच्चों को अक्ल सिखाई है कि नहीं? उन्हें कोई मैनर्स है कि नहीं? इस तरह किसी के रूम के बाहर खड़े होकर मुफ्त में एसी की हवा खा रही है। हमसे गलती हो गई जो तुम्हारे घटिया और गरीब बच्चों को अपने सुंदर से घर में आने दिया। अब इनको बोलो कि जल्दी से यहाँ से रफा दफा हो जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मालकिन, वो क्या तुम दोनों को समझ नहीं आता कि मैंने क्या कहा? जल्दी से निकालो इनको बाहर, नहीं तो तुम दोनों को भी यहाँ से चलता करूंगी और नौकरी पर किसी और को रख लूंगी। बेचारी गरीबी के बोझ के तले किशोर और माधवी नेहा और स्नेहा को वापस झोपड़ी में जाने को कहते हैं और फिर वो दोनों भी बिन कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब उनकी तनख्वाह आती है तो वो अपने लिए किराए का मकान ले लेते हैं। किराए के मकान में पहुँचने के बाद नेहा अपने पिता से कहती है, माँ बाबा, हम किराए के मकान में तो रहने आ गए, लेकिन यहाँ भी तो सिर्फ एक पंखा ही है। क्या हम अपने घर में एक एसी नहीं लगा सकते? हाँ बाबा, हमें भी रोहन की तरह एक एसी वाले कमरे में रहना है और ठंडी ठंडी हवा में सोना है। माँ भी जब रसोई में हमारे लिए खाना बनाती है तो वो गर्मी में पसीने से पूरी तरह भीग जाती है। अगर अपने घर में एसी होगा तो माँ को खाना बनाते वक्त बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी और हम सब भी आराम से सो पाएंगे। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, लेकिन मैं तुम्हारी ये मांग पूरी नहीं कर सकता क्योंकि हम इतने पैसे नहीं कमाते हैं कि हम एसी खरीद सके। हमें माफ कर देना मेरे बच्चों। अरे तुम सब उदास मत हो, मेरे पास एक उपाय है जिससे एसी के जैसी हवा लगेगी। हालांकि मेरा ये एसी थोड़ा सा देसी और अतरंगी है। इसके बाद माधवी रजाई को गीला करके खिड़कियों पर टांगती है जिससे घर थोड़ा ठंडा हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों बच्चों का मुंह उतरा ही हुआ रहता है। अपने बच्चों को उदास देखकर किशोर और माधवी भी उदास हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज नयनतारा अपने गार्डन के पौधों को पानी दे रही होती है कि तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं और नयनतारा को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। उसको किडनैप होता देख किशोर और माधवी देख लेते हैं और वो जोर से चिल्लाते हैं, मालकिन! माधवी जल्दी चलो, हम साइकिल में बैठकर उनका पीछा करते हैं। तब तक तुम पीछे बैठकर पुलिस को फोन लगाना। इसके बाद किशोर और माधवी जल्दी से साइकिल में बैठकर उन गुंडों की वैन का पीछा करते हैं और आखिरकार उन्हें रोक लेते हैं और किशोर उन गुंडों को खूब पीटता है। तभी पुलिस भी वहाँ जाती है और उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। घर पहुंचकर नयनतारा राजपाल और रोहन को सारी बात बताती है। अब उन तीनों को ही अपने किए पर बड़ा पछतावा था। माधवी, मुझे माफ कर देना। अब मैंने तुम दोनों के साथ और तुम्हारे बच्चों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। थैंक यू अंकल आंटी, मेरी मम्मी की जान बचाने के लिए। मेरी तरफ से आप दोनों को और नेहा स्नेहा को भी सॉरी। अब किशोर, ये कुछ पैसे रखो। इन पैसों को तुम हमारी तरफ से इनाम समझकर रख लो और प्लीज मना मत करना। हम तीनों को ही अपनी गलती का पछतावा है। इसके बाद वो तीनों ही अपनी गलती की माफी मांगते हैं और किशोर और माधवी उन पैसों से अपने घर के लिए एसी खरीदते हैं। एसी देखकर नेहा स्नेहा बहुत खुश होती हैं। ये अब हमारे घर पर भी एसी है, हम भी ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। सचमुच अब हम भी रात को आराम से सोएंगे। इसके बाद वो तीनों ठंडी ठंडी हवा में एसी में चैन की सांस लेते हैं।